हाँ जी, चलो कहाँ देखा था आपने? हाँ, तो मैंने आपको ये बता दिया था कि फॉर्मेट कैसा रहता है। देन अपन ने देखा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स रहेंगे, जो उसका हम पहले क्लासिफिकेशन करेंगे एसेट लायबिलिटी में, फिर उस हिसाब से हम देखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन करने से एसेट हो या लायबिलिटी हो या एक्सपेंस हो, जो भी उसका हेड होगा वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यदि बढ़ रहा है तो उसका डेबिट करना, क्रेडिट करना। हमने ये रूल देखा था। क्या देखा था बेटा? एसेट यदि बढ़ रहा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ी, सॉरी, एसेट के जैसे एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, इनकम कम हुई तो डेबिट। उसी तरह कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, कैपिटल कम हुआ तो डेबिट। ये बॉक्स आपका याद होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? यस सर। तो दो चीज़ें इसमें अभी तक अपन ने जो देखा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो एक बॉक्स था जिसमें एग्जांपल्स मैंने समझाए थे बिजनेस ट्रांजैक्शन के। तो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के एग्जांपल एकदम क्लियर होने चाहिए कि कौन सा एसेट है, लायबिलिटी है। सेकंड थिंग, आपको ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यदि वो एसेट लायबिलिटी है तो मैं उसको डेबिट के कॉलम में लिखूंगा जर्नल में, या क्रेडिट के कॉलम में लिखूंगा। ये दो चीज़ आपको यदि आती है तो आपको पूरा जर्नल एंट्री का पूरा चैप्टर, जो 3rd नंबर का चैप्टर है, आपका हो गया बस इन दो चीज़ों के ऊपर ही। ठीक है? तो ये दो चीज़ों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। ठीक है? यस सर। तो चलो मैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये देखो, अपन इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करके परचेज, सेल, जो भी मेन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उन सारों की जर्नल एंट्री एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है? यस सर। चलो पहले परचेज बताता हूँ आपको। परचेज की जर्नल एंट्री क्या क्या हो सकती है, परचेज के कितने कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिसमें अपने को सॉल्व करने का है। ठीक है? यस सर। अब ये आपने नहीं भी लिखा तो चलता, क्योंकि ये वाला जो पार्ट अब यहाँ से है वो पूरा नोट्स में अंदर है। ठीक है? तो आप यदि नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मिनट में फटाफट ये कॉपी कर लेता हूँ। दो मिनट बस। हाँ ठीक है, चलो। अभी अपन देखेंगे बेटा जर्नल एंट्री किसकी, परचेज की। ओके? यस। परचेज यदि हम कर रहे हैं, जब भी परचेज और सेल वर्ड आएगा, मैं बार बार पूरा मतलब क्या परचेज और सेल क्या, जिस चीज़ में हम लोग डील कर रहे हैं। तो परचेज में बेटा 2-3 तरीके, 2-3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक तो कॉम्बिनेशन आपको ऐसा बोला रह सकता है, क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन ऐसा दिया हुआ रहेगा कि कैश परचेज 20,000। ओके, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है और आपको बोलेगा जर्नलाइज द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन और पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हमने परचेज किया 20,000 रुपये और इसका अपने को जर्नल एंट्री करना है या फिर इसको अपने को रिकॉर्ड करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे या कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी हमारा जो क्वेश्चन दिया रहेगा, हर एक क्वेश्चन में कम से कम 2 चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। तो सबसे पहले अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कौन कौन सी 2 चीज़ें इन्वॉल्व है। अब यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या बोला बेटा, कैश परचेज। पहले तो इसका मतलब समझने की कोशिश करो। कैश परचेज मतलब मैंने कैश खरीदी क्या कहीं से? नहीं बेटा, कैश नहीं खरीदते। कैश परचेज का मतलब ये है हमने गुड्स परचेज किए 20,000 के और उसके बदले में हमने सामने वाले को कैश दिया। सीधी बात है, आप कहीं से गए दुकान पे, मान लो आपने मोबाइल लिया, मोबाइल आपने खरीदा और आपने मोबाइल वाले को पैसे दिए, कैश दिए। तो 2 चीज़ें कौन सी इन्वॉल्व है बेटा इसमें? कौन सी 2 चीज़ें अपने को आइडेंटिफाई करनी है? सर इसमें 2 चीज़ें जो इन्वॉल्व है ना, उसमें से एक तो है सर जी परचेज
और दूसरी चीज़ जो इन्वॉल्व है वो है कैश। ये समझ में आएगा आपको? यस। तो फर्स्ट स्टेप आपको जर्नल एंट्री यदि करनी है तो पहली स्टेप होती है आइडेंटिफाई द 2 अकाउंट्स या 2 ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व। यहाँ पे दो कौन चीज़ें इन्वॉल्व थी, एक तो परचेस इन्वॉल्व था और एक कैश था। सेकंड स्टेप आ जाती है आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी 2 चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई किया, 2 अकाउंट्स को आपने आइडेंटिफाई किया, वो किस हेड में जाते हैं। आपने देखा ना एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम, तो ये 2 चीज़ें कौन से हेड में जाती है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आप मुझे बताओ परचेस कौन से हेड में जाएगा? एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम कैपिटल। याद करो सर परचेस है ना एक्सपेंस में जाएगा। अरे वाह, यस सर, परचेस क्या है बेटा हमारे लिए? एक्सपेंस है। तो वैसे ही कैश को आइडेंटिफाई करो। कैश क्या हमारे लिए? एसेट है, लायबिलिटी एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल है। क्या है? कैश। कैश प्रॉपर्टी है सर, तो कैश क्या हुई हमारे लिए? सर कैश एसेट हुई। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब थर्ड स्टेप ये आ जाती है, अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजेक्शन के वजह से जो 2 हेड इन्वॉल्व है एक्सपेंस और एसेट, ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो परचेज। यदि हमने कोई गुड्स परचेज किए तो हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा? बेटा हम परचेज करते जाएंगे तो हमारा खर्चा बढ़ते जाएगा ना। परचेज एक प्रकार का खर्चा है, एक्सपेंस है। जितने ज़्यादा आप माल खरीदते जाएंगे आपका खर्चा बढ़ते जाएगा। आपने 1 लाख का माल खरीदा, आपका 1 लाख का खर्चा। आपने 2 लाख का माल खरीदा, आपका 2 लाख का खर्चा हुआ। तो जितना परचेज करते जाएंगे अपना एक्सपेंस बढ़ते जाएगा। तो परचेज करने से हमारा एक्सपेंस बढ़ता है। ठीक है? यस सर। ये ऐसा नहीं लिखना पड़ता जर्नल एंट्री में। ये तो बस मेरे समझाने का एक तरीका है। ठीक है? आप लगे तो आपको अच्छा लगे तो आप लिख सकते हो, अच्छा लगे तो क्या ऐसे ही लिखना है आपको भी। मतलब ये रफ वर्क है, ये फेयर वर्क नहीं। फेयर अपनी जर्नल एंट्री का होंगी बेटा यहाँ पे। ये देखो, ये ऐसा अपने को क्वेश्चन दिया रहेगा, अपने को जर्नल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे अपने को फेयर वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है? ये तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो एक्सपेंस यदि बढ़ा तो क्या होगा बेटा? सॉरी, परचेज यदि बढ़ रहा तो अपने को एक्सपेंस क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट थिंग बेटा, कैश। यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे बिजनेस में कैश जो एसेट है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करो। देखो ट्रांजेक्शन को इमेजिन करना एकदम सिंपल है, 2 मिनट में समझ में आ जाता है। क्या हुआ? कैश परचेज, मतलब हमने किसी से कुछ परचेज करके लाया और उसको कैश दिया। हमने कैश दिया तो हमारे बिजनेस में जो कैश का बैलेंस रहेगा वो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। जाहिर सी बात है, हमने 20,000 दिए। मान लो हमारे बिजनेस में पहले 1 लाख रुपए थे और हमने क्या किया? माल खरीद के लाया और 20,000 रुपये उसको पेमेंट दिया। तब हमारे बिजनेस में कितने बचेंगे? 80,000। तो हमारे बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन की वजह से कैश क्या हुआ? 1 लाख से 80,000 हो गया, मतलब कम हो गया, है ना। जाहिर सी बात है, हमारे बिजनेस में कैश कम हो गया। कैश क्या है बेटा? एसेट, मतलब हमारा एसेट क्या हुआ बेटा? कम हो गया। एसेट हो गया हमारा कम। ठीक है, ये हो गई थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप ये रहती है, अब जो अपने रूल बनाया रूल लगाओ। एक्सपेंस देखो, एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ रहा है। एक्सपेंस यदि बढ़ता तो कौन से कॉलम में लिखना पड़ता है? याद है कि आपको? एक्सपेंस यदि बढ़ता तो डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। एसेट यदि कम होता तो कौन से कॉलम में लिखते बेटा? एसेट यदि कम होता तो क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है? यस सर। और ये हमेशा ध्यान में रखना, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं इसको, क्योंकि अपन एक ट्रांजेक्शन को 2 अकाउंट्स में लिख रहे हैं ना, तो इसके लिए अपन इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में जितना अमाउंट आप डेबिट के कॉलम में लिखोगे उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट के कॉलम में भी लिखना पड़ता है। लास्ट में जर्नल की टोटल करते हैं आप, तो डेबिट के कॉलम की टोटल और क्रेडिट के कॉलम की टोटल मैच होनी चाहिए। ठीक है? यस सर। तो इस प्रकार से अपने को लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्री में? जर्नल एंट्री में सर हमको लिखना पड़ेगा परचेज और उसकी अमाउंट लिखनी पड़ेगी डेबिट के कॉलम में। दूसरा अकाउंट लिखना पड़ेगा कैश और उसकी अमाउंट लिखनी पड़ेगी क्रेडिट के कॉलम में। जाहिर सी बात है, दोनों की अमाउंट 20,000 ही देंगी ना। परचेज भी 20,000 का की और कैश भी 20,000 की दी। ठीक है? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी बेटा? सर इसकी जर्नल एंट्री फिर पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इसका लिखने का तरीका है। 20,000। ठीक है? ये अपन ने लिखेंगे कहाँ पे? अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे। तारीख जो भी दी हुई रहेगी क्वेश्चन में, तारीख उस हिसाब से आपने लिख लेना है। ठीक है? क्या कैसा लिखेंगे? परचेज। देखो जो डेबिट है उसको पहले लिखने का, ऊपर लिखने का। डेबिट का कौन सा करने का अपने को? यहाँ पे डेबिट करने का है सर परचेज, तो परचेज को पहले ऊपर लिखने का। परचेज अकाउंट, और डेबिट के लिए अपन क्या करते हैं बेटा? लास्ट में यहाँ पे DR डॉट लिखते हैं। और दूसरा अकाउंट कौन सा था बेटा? टू कैश अकाउंट। अब जो डेबिट है उसका अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखना हो। परचेज डेबिट है तो उसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट के सामने कुछ नहीं। और कैश जो है वो क्रेडिट था तो उसकी अमाउंट अपने को क्रेडिट के साइड में लिखने पड़ेगा, डेबिट के साइड में कुछ नहीं। जितना आपने डेबिट में लिखा उतना ही आपको क्रेडिट में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो वो आगे मैच होगा। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पर जर्नल एंट्री खत्म नहीं होती सर, इसके सामने नीचे नैरेशन में जो बॉक्स दिया है उसमें लिखना पड़ता है अपने को। ये इसको बोलते हैं अपन नैरेशन।
नरेशन हम क्यों लिखते बेटा, ये ऊपर की जो अपन ने जर्नल एंट्री पास की इसके लिए बहुत रूल वगैरह, तो मतलब इस आम लोगों को समझ में नहीं आता, अकाउंटेंट वगैरह करते, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह करते, तो सर ये एंट्री जो है सबको समझ में नहीं आएंगी, हो सकता है ओनर को भी समझ में ना आवे। तो ऐसे व्यक्ति जो यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है लेकिन उनको अकाउंटिंग का इतना नॉलेज नहीं है, उनको भी समझ में आवे कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, उनके लिए अपन आसान भाषा में नीचे लिखते हैं। इसको आसान भाषा में लिख देने का क्या किया अपन ने ऊपर, इसकी शुरुआत बीइंग से होंगी, क्या किया अपन ने ऊपर बेटा, हमने खरीदा है गुड्स, बस वही लिखने का है, बीइंग गुड्स परचेज, कैश में खरीदा तो लिख देंगे इन कैश। ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, मतलब नरेशन आप थोड़ा ऊपर नीचे मतलब जरूर नहीं एग्जैक्ट यही वर्डिंग आनी चाहिए, बस इसकी स्टार्टिंग बीइंग से होनी चाहिए। बाकी आप इधर आगे बीइंग गुड्स परचेज भी लिख दिया तो चलता, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश भी लिखा तो चलता। तो नरेशन के लिए इतना कुछ रूल नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। हाँ, इसके लिए जरूर रूल है कि डेबिट लिखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी, यहाँ टू लिखना पड़ेगा, डेबिट वाला डेबिट में। नरेशन के लिए बस इतना सा ही रूल है, आगे का आपकी मर्जी से आपको जैसा लिखना है कि सामने वाले को ट्रांजेक्शन कन्वे हो जाना चाहिए ईजी लैंग्वेज। तो नरेशन लिखना जरूर है लेकिन इतना उसका स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है, थोड़ा बहुत आपने ऊपर नीचे लिखा तो चलता है। ऊपर नीचे मतलब मैं पोजीशन की नहीं बात कर रहा हूँ, वर्डिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर, तो सर ये ऐसा होगा हमारा एक ट्रांजेक्शन और ये हो गई उसकी जर्नल एंट्री। समझ में आएगा सर आपको? यस सर, समझ में आ गया। ओके, अब ऐसे ही आगे धीरे धीरे हम जाएंगे और अच्छी तरीके से अपने को समझते जाएंगे। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, परचेज से रिलेटेड ही कुछ अलग तरीके से कैसे हो सकता है ट्रांजेक्शन। देखो ऐसा हो सकता है कि दिए हुआ है आपको गुड्स परचेज, गुड्स परचेज 10,000 एंड पेड थ्रू बैंक या चेक। क्या बोलेगा ट्रांजेक्शन, आप समझा। गुड्स खरीदे हमने गुड्स खरीदे 10,000 के और पेड थ्रू बैंक, यानी हमने पेमेंट कैसे किया, बैंक के द्वारा किया। क्या हो सकता है हमने चेक दिया सामने वाले को, या पेटीएम से किया, या गूगल पे से किया, मतलब हमारा बैंक बैलेंस से हमने पेमेंट किया। ट्रांजेक्शन समझ में आया? यस सर। तो जर्नल एंट्री करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहती है सर? फर्स्ट स्टेप रहती है पहले दो चीज़ें इन्वॉल्व, दो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है आइडेंटिफाई करो सर। एक तो परचेज इन्वॉल्व है और दूसरा बैंक इन्वॉल्व है, क्योंकि अपन परचेज करेंगे तो ये तो हो गया परचेज, दूसरा बैंक से पेमेंट करेंगे तो दूसरा क्या इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, बैंक। तो लिख देने का कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा सर। एक तो इन्वॉल्व है परचेज और दूसरा सर इन्वॉल्व है बैंक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, ये आइडेंटिफाई करना, ये जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है ये किस हेड में जाएंगे। परचेज बेटा किस हेड में जाता है सर? परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है। देन बैंक क्या हमारे लिए, याद करो सर, बैंक बैलेंस भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। कि बैंक का मतलब बेटा जी बैंक बैलेंस है, ठीक है। यस सर, एक मिनट। हेलो, हाँ सर। हाँ, तो जो सेकंड हम लोग देख रहे थे कि गुड्स परचेज 10,000 एंड पेड थ्रू बैंक, इसमें हाँ, इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व थे बेटा, एक था परचेज और एक था बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट दिया। और अपने को फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से हेड ऑफ अकाउंट में जाता है। परचेज सर एक्सपेंस है और बैंक जो है वो एसेट है। देन आइए आता है हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि उस चीज़ एक्सपेंस और जो एसेट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फिर उसके हिसाब से डेबिट या क्रेडिट में लिखेंगे। तो देखो परचेज तो एक्सपेंस है और परचेज करने से जब भी हम परचेज करेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ते जाएगा, तो परचेज करने से हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, ठीक है। यस सर, बढ़ गया। नेक्स्ट बेटा बैंक नाम का जो एसेट है हमारा, बैंक बैलेंस या कैश एट बैंक नाम का जो हमारा एसेट होता है, कैश एट बैंक नाम का एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा। ट्रांजेक्शन इमेजिन करना क्या होगा, मैंने परचेज करके लाया, पेमेंट किया बैंक से, तो बैंक बैलेंस जाहिर सी बातें कम होगा, बैंक अकाउंट में पैसा कम होगा, मतलब एसेट क्या होगा बेटा, कम होगा। एसेट यदि कम होगा, सॉरी अब देखो एक्सपेंस बढ़ रहा, एक्सपेंस बढ़ रहा तो कहाँ लिखना पड़ता बेटा, डेबिट में। एसेट कम हो रहा तो कहाँ लिखना पड़ता बेटा, क्रेडिट में, ठीक है। तो क्या जर्नल एंट्री होंगी बेटा इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट है 10,000। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे आपने क्रेडिट नहीं लिखने का, क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, यस सर। बैंक अकाउंट की जगह आप कैश एट बैंक भी लिख सकते हैं, बैंक बैलेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री अपने को करना पड़ेगा। हमारे मेन आंसर में आके अच्छे से लिखेंगे हम यहाँ पे तारीख, जो भी आप देखो, जो नेक्स्ट तारीख रहती है ना, उसमें पूरा ईयर और मंथ लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप तारीख लिख दो, जो भी तारीख रहेगी। क्या एंट्री थी बेटा हमारे यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या था? बैंक बैलेंस या कैश एट बैंक भी लिख सकते हो। ठीक है, अमाउंट क्या थी बेटा जी? 10,000। डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। ठीक है, तो नीचे क्या लिखना पड़ता है? नैरेशन। नैरेशन की शुरुआत होगी हमेशा बीइंग ये वर्ड से। बीइंग क्या किया हमने? ऊपर लिख दो सर। हमने क्या किया? बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड थ्रू चेक या बैंक या पेटीएम, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, यस सर। आया बेटा समझ में? यस सर। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री अपने को करते चलने की। तो अब स्टार्टिंग में तो बेटा ये आपको पूरा ही करना पड़ेगा। आप रफ में साइड में ऐसा पूरा लिखते जाओ अच्छे से कि कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, फिर उसका हेड क्या है, फिर वो बढ़ रहा है या कम हो रहा, फिर डेबिट या क्रेडिट, और फिर जर्नल एंट्री करना। आपका गलत नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत में अपने को ऐसा ही करना है। फिर धीरे धीरे अपनी इतनी लेवल आ जाएंगी, इतना हमारे को समझ में आ जाएगा कि फिर ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन देख के आप डायरेक्ट जर्नल एंट्री बता पाओगे। कैश परचेज दिया, डायरेक्ट आप बोल पाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो ये लेवल लेकिन कब आएंगी? जब अपन पूरा अच्छे से ये सारी चीज़ें फॉलो करके, जब हम पूरा जनरल चैप्टर करेंगे, हम आधे बीच में पहुंच जाएंगे, 7-8 दिन हम और कर लेंगे ये चीज़, देन हमारी पूरी ग्रिप बैठ जाएंगी। तो फिर इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये रफ वर्क है, ये आपको आंसर में नहीं लिखने का है, लेकिन स्टार्टिंग में लिखना ज़रूर है हमारी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चाहे रफ बुक में लिखो, अलग पेज पे लिखो, मेन आंसर हमारा ऐसा रहता है जर्नल, और इसके अंदर हमारे जर्नल एंट्री। लेकिन यहाँ पे पहुँचने के पहले पीछे का ये बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में आप ऐसा मत करना सर मेरे को आ गया, आपको करना ही करना है। एटलीस्ट शुरू के 7-8 दिन, जब तक महीना बोलो, आपको ऐसे ही फॉलो करना है, रफ में पूरा ऐसा लिखने का, और देन जर्नल एंट्री पास करने का। ठीक है, अब इसमें आपने अपने अपने कंक्लूजन, अपने अपने इन्फरेंस मत निकाल लेना। क्या कि सर परचेज हमेशा डेबिट ही होता है, या एक यहाँ पे देखो, एक डेबिट है तो एक क्रेडिट है, ये तो ज़रूरी है, एक डेबिट है तो क्रेडिट ही रहेगा, लेकिन एक से ज़्यादा भी चीज़ें डेबिट हो सकती है, एक से ज़्यादा भी चीज़ें क्रेडिट हो सकती है। ऐसा नहीं सोचना आपने कि एक देखो ऊपर बढ़ा तो नीचे का कम ही होता है, एक बढ़ा तो कम ही होता है, ऐसा नहीं है। दोनों भी बढ़ सकते हैं, दोनों भी कम हो सकते हैं। अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ऐसा एक ये नहीं फिक्स नहीं बनाना, फिर देख के अपने एक ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूजन नहीं बना लेना कि ये डेबिट ही होता है, ये बढ़ता है, ये कम ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे सेम रहेंगी, एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि जितना अमाउंट आपने डेबिट में लिखा है, उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो अपन एक काम करते ना, मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूँ, आप स्टेप्स लिख लो। अभी मैं स्टेप पहले बता देता हूँ, ये लगे तो आपने बाद में लिखना है, ये होने के बाद में। वैसे ये आपने नहीं भी लिखा तो चलता है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये परचेस के कॉम्बिनेशन, या एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा मैंने आपको है ना नोट्स में लिख के दिया हुआ है। फिर भी किसको लगता है प्रैक्टिस के लिए लिखना चाहिए, तो वेरी गुड बेटा लिखो, लेकिन नहीं भी लिखा तो चलता है। ये देखो, ये जो अपन देख रहे हैं ना, सारी चीज़ें एक एक करके नोट्स में दिए हुए, लेकिन यहाँ मैंने फॉर्मेट नहीं बनाते बेटा, ये ऐसे डायरेक्ट एंट्री कर दी, लेकिन आपको फॉर्मेट जरूर बनाना है। उसी फॉर्मेट के अंदर आपको जर्नल एंट्री लिखनी पड़ती, ऐसे डायरेक्ट जर्नल एंट्री नहीं लिख सकते। लेकिन मैं यहाँ फॉर्मेट बनाता तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता था नोट्स, इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिखा, लेकिन सारे पॉइंट्स इसमें कवर्ड है, तो ये वाली चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको लिखना है। अब अपन बेटा लिख रहे हैं स्टेप्स फॉर जर्नल एंट्री। ठीक है, क्या लिख रहे हैं बेटा जी हम? स्टेप्स फॉर मेकिंग या पासिंग जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री यदि अपने को पास करना है तो कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी पड़ती है, यही जो मैंने अभी आपको ओरली बताया वो लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यस सर। बेटा जी स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है जर्नल एंट्री के लिए? सबसे पहले तो सर आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व। आइडेंटिफाई विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। 2 तो रहेंगे कम से कम, 2 से ज़्यादा भी रह सकते हैं। आइडेंटिफाई विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। बोला ना 2 चीज़ें इन्वॉल्व रहती, तो अपन चीज़ों को यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन को अपन अकाउंट ऐसा बोलते हैं, कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो आइडेंटिफाई विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व।
यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है कि मिनिमम 2 विल बी देयर ऑलवेज, मिनिमम 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। कम से कम 2 तो रहेंगे ही, 2 से ज़्यादा भी रहेंगे, अब आगे दिखेंगे आपको, लेकिन कम से कम 2 तो रहेगा ही रहेगा। हर एक ट्रांजेक्शन में 2 चीज़ें तो रहेगी ही रहेगी। क्यों? वही लॉजिक है बेटा, ट्रांजेक्शन है, फुकट में कुछ नहीं होता, लेन देन होता है, कुछ देते हैं तो कुछ मिलता है, तो अपन कुछ देंगे कुछ मिलेगा, तो कम से कम 2 चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है बेटा, जो अपन ने आइडेंटिफाई, अपने अकाउंट्स तो इन्वॉल्व कौन थे आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन अब उसका हेड आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई हेड ऑफ अकाउंट, आइडेंटिफाई हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट मतलब बेटा एसेट है, लायबिलिटी है, वो ठीक है, नहीं लगे तो आप ब्रैकेट में लिख लो। हेड ऑफ अकाउंट मतलब बेटा जी एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, इन चीज़ों में से वो क्या है, ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देन नेक्स्ट स्टेप अपन ने क्या देखा था बेटा, ये नेक्स्ट स्टेप ये थी कि अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है ये आपने पता कर लिए, हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व कर लिए। देन आइडेंटिफाई क्यों बढ़ रहा है या कम हो रहा है, देन आइडेंटिफाई whether it is increasing और डिक्रीजिंग। क्या आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये एसेट और लायबिलिटी है बेटा, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है उस ट्रांजेक्शन की वजह से। ठीक है सर, ये भी आइडेंटिफाई कर लिया, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नेक्स्ट बेटा अप्लाई रूल। कौन सा रूल? डेबिट क्रेडिट का जो बॉक्स देखा था अपन ने, ऐसा एसेट बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, वो वाला रूल लगाओ। एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही, कम हो रही, उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाती है फिर, अप्लाई द रूल, अप्लाई रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट स्टेप क्या है बेटा, बस पास द जर्नल एंट्री। पास द जर्नल एंट्री, ठीक है, यस सर। तो बेटा ये चीजें आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से लिख लो बेटा। ठीक है, यस सर। तो ये सारी स्टेप्स फॉलो करके आप जर्नल एंट्रीज पास कर सकोगे। क्या क्या बेटा, सबसे पहले ये देखना है कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, देन ये देखना है उसका हेड कौन सा है, एसेट है लायबिलिटी है, देन ये देखना है कि वो बढ़ रहा है कम हो रहा, देन डेबिट या क्रेडिट का रूल अप्लाई करना है, देन उसकी जर्नल एंट्री पास करना है। ओके, यस सर, ठीक है। आ जाओ वापस हमारे एग्जाम्पल पे। अब इसका बेटा परचेज में ये 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल आपने देख लिए, और भी 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल। कौन कौन से 2 देख लिए कि हम यदि गुड्स खरीद रहे हैं तो हो सकता है उसके बदले में हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है हम उसको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखो तीसरी पॉसिबिलिटी होती है बेटा, पहले में अपन ने बैंक से पेमेंट किया, कैश में किया, दूसरे में अपन ने बैंक से किया, और तीसरे में पेमेंट ही नहीं कर रहे, मतलब उधारी में खरीदे, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी अपन देखते हैं। ठीक है, देखो गुड्स परचेज 15,000 फ्रॉम आलिया ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट का मतलब है डेबिट क्रेडिट को मैच मत करना, बार बार। ये क्रेडिट मतलब हमारा डेबिट क्रेडिट वाला कॉलम है, ये क्रेडिट वो इंग्लिश का क्रेडिट है मतलब उधार है। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि गुड्स परचेज फ्रॉम आलिया, हमने आलिया से गुड्स खरीदे लेकिन उधारी में खरीदे ऑन क्रेडिट। ठीक है,
तो सर यदि ऑन क्रेडिट बोले हुआ है मतलब उधारी में खरीदा है तो कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है आप मुझे बताओ। सर एक तो यहाँ पे परचेस इन्वॉल्व है, ये बात तो तय है, हमने परचेस किया तो एक अकाउंट इन्वॉल्व है परचेस। अब दूसरा अकाउंट बताओ मुझे, मैंने क्या कैश में पेमेंट दिया क्या, नहीं। मैंने क्या बैंक में पेमेंट दिया क्या, नहीं। तो दूसरा बेटा क्या रहेगा, बेटा अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा, दूसरा रहेगा आलिया। जब भी नाम दिया हुआ रहता है तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व रहता है, उसका नाम मतलब अब अपन उसका नाम लिख के रखेंगे ना बुक्स में हमारे, क्यों, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिया तो अपन उसके नाम पे ना वो उतने पैसे जमा कर देंगे कि हमको दिखेगा कि आलिया से 15,000 रुपये भविष्य में लेना है, ठीक है। हाँ, तो परचेज क्या है सर, परचेज तो है एक्सपेंस। अब हमको याद ही हो गया परचेज एक्सपेंस। अब आलिया क्या है ये बताओ, थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ। देखो आलिया से अपन ने माल खरीदा उधारी में, ऐसे व्यक्ति जिनसे बरोबर ऐसे व्यक्ति जिनसे अपन माल खरीदते उधारी में उनको क्या बोलते बेटा, क्रेडिटर। याद है ना, मैंने आपको बताया क्रेडिटर का मीनिंग। क्रेडिटर मतलब क्या था, ऐसे व्यक्ति, हिंदी में भी लिखने को बोला था आपने, ऐसे इंसान जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उधारी में उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो डेटर्स इसको बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जिनको हम माल सोल्ड कर रहे हैं उधारी में, उनको डेटर बोलते हैं। तो आलिया से हमने खरीदा उधारी में, तो आलिया हमारे लिए कौन हो गया बेटा, क्रेडिटर, ठीक है। यस सर। अब ये बताओ क्रेडिटर मतलब क्या, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है। क्रेडिटर मतलब क्या रहता है, देखो अपन ने उससे माल खरीदा, पैसे नहीं दिए, लेकिन कभी न कभी तो देने पड़ेंगे। मतलब आलिया को अपने को भविष्य में पैसे देने, और जब भी किसी को पैसे देने पड़ते भविष्य में, वो क्या रहता बेटा, हमारे लिए लायबिलिटी रहता है। तो ये आलिया हमारे लिए कौन है बेटा, लायबिलिटी, ठीक है। बेशक हमारे लिए क्रेडिटर है, और क्रेडिटर कौन रहता है, हमारे लिए लायबिलिटी रहता है, ठीक है। यस सर। अब आइडेंटिफाई करो, बढ़ रहा है या कम हो रहा। परचेज कर रहे हैं, परचेज करने से एक्सपेंस बढ़ेगा कम होगा, सर जाहिर सी बात है एक्सपेंस बढ़ेगा। अब ये लायबिलिटी, आलिया नाम की लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, देखो सर एक बढ़ता तो एक कम होता, तो सर ये एक परचेज बढ़ गया तो आलिया कम होने को ना, ऐसा नहीं बेटा, मैंने पहले ही बोला, ऐसा कुछ आपने लॉजिक नहीं लगाने का। आलिया नाम की लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, आप मुझे ये बताओ। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही, तो उसके लिए कैसा सोचने का, ऐसा सोचने का कि यदि ये ट्रांजेक्शन नहीं होता था, मान लो मैं आलिया से कुछ भी नहीं खरीदता था, तो ये ट्रांजेक्शन की पहले की पोजीशन क्या थी, ये ट्रांजेक्शन करने के पहले मुझे आलिया को कितने रुपए देने थे, 0। अरे जब मैंने कुछ खरीदा ही नहीं आलिया से तो कितने पैसे देने पड़ेंगे आलिया को, 0। लेकिन अब ये ट्रांजेक्शन कर लेने के बाद में, उससे गुड्स परचेज कर लेने के बाद में अब कितने देने मेरे को बेटा, उसको 15,000, ठीक है। यानी पहले कितने देने थे, 0, अब कितने देने हैं उसको, 15,000। ये ट्रांजेक्शन करने के वजह से मुझे उसको देने 15,000, तो पहले 0 अब 15,000, तो ये ट्रांजेक्शन के वजह से बढ़ा है कम हुआ बेटा, 0 से 15,000, मतलब डेफिनेटली क्या हुआ, बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई। पहले आलिया को देने थे 0 रुपये, ट्रांजेक्शन कर लिया, खरीद के ला लिया, अब आलिया को देने 15,000 रुपये। पहले लायबिलिटी थी, आलिया के नाम की लायबिलिटी थी 0, अब आलिया के नाम की लायबिलिटी होगी 15,000, तो लायबिलिटी 0 से 15,000 होगी, तो लायबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ गई। देखो यहाँ पे दोनों भी बढ़ रहा है, एक्सपेंस भी बढ़ गया और लायबिलिटी भी बढ़ गई, ठीक है। यस। अब मुझे बताओ डेबिट या क्रेडिट का रूल लगाओ, स्टेप नंबर 4, 3 जो भी है। एक्सपेंस बढ़ रहा, एक्सपेंस बढ़ रहा तो अपन क्या लिखते बेटा, सर एक्सपेंस बढ़ रहा तो हम लिखते डेबिट में। और लायबिलिटी यदि बढ़ रही, याद करो लायबिलिटी बढ़ी तो कहाँ लिखते, देखो मैंने पहले ही बोला, वो उस डब्बे के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनता है कि एसेट बढ़ा तो डेबिट करना, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट करना, वो जब तक आपको याद नहीं होता आप इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते वो। और दूसरी ये चीज़ की परचेज एक्सपेंस है या आलिया क्रेडिटर लायबिलिटी है, ये आइडेंटिफाई करना, तो ये दो चीज़ों के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अभी भी यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर इसको एक्सपेंस क्यों बोल दिया, इसको लायबिलिटी क्यों बोल दी, तो अब वो मेरा लेक्चर फिर से देखो जो मैंने बताया था, एक्सपेंस और लायबिलिटी के सारे एग्जाम्पल्स बताए थे, ठीक है। अभी भी आपको ये डिफिकल्टी जा रही है कि सर एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट लिखूँ क्रेडिट लिखूँ, तो पहले जो मैंने आपको कल जो पिछला लेक्चर था अभी उसमें देखो आप, मैंने लिख के जो रूल बताया आपको, बढ़ा तो डेबिट कम हुआ तो क्रेडिट, उसको आप 10 बार लिखो, जब तक वो याद नहीं होता बेटा हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स और वो रूल डेबिट क्रेडिट का, ये दो चीज़ अहम है, जिसको ये दो चीज़ आ गई उसका ये चैप्टर खत्म, और कुछ भी नहीं है चैप्टर में, ठीक है। यस सर, एकदम आसान है, लेकिन वो याद नहीं रहा तो फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल यही चीज़ है। बच्चों को मतलब 12th तक हो जाते हैं लेकिन उनको ये जनरल एंट्री नहीं आती, मेन कारण वही है, वो दो चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखो। तो एक्सपेंस बढ़ रहा तो बेटा कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंस बढ़ रहा तो डेबिट। देखो शुरू में हो सकता है याद ना हो, शुरू में लगे तो आपने देखने का, एक्सपेंस बढ़ रहा तो वापस वो जाके पेज पे देखने का जहाँ आपने बॉक्स बनाया हुआ एसेट बढ़ा तो वो वाला, शुरू में आपने देखने का, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में एक दो दिन हो सकता है आपको पीछे जाना पड़े, देखना पड़े, बाद में अपने आप वो लर्न हो जाए, ठीक है। यदि नहीं भी हो रहा तो आप उसको लिख के देखो, 1 बार 2 बार 10 बार लिख के देखो, जरूर याद हो जाएगा, कोई खास बात नहीं।
लायबिलिटी बढ़ी तो कहाँ लिखेंगे बेटा, लायबिलिटी बढ़ी तो लिखेंगे सर क्रेडिट में। इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी बेटा, सर इसकी जर्नल एंट्री होंगी परचेस अकाउंट डेबिट टू आलिया अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री होंगी इसकी, परचेस अकाउंट डेबिट टू आलिया अकाउंट। देखो नाम मैंने पहले बोला था आपको, डेटर क्रिएटर के नाम रहेंगे, लोगों के नाम रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे, तो आलिया हमारे लिए क्रिएटर है, नाम रहेगा, नाम आएगा उसका। कितने रुपए, जितने भी रुपए होंगे बेटा 15,000 15,000, ठीक है। यस सर, अब लिख लो फिर इसको अच्छे से, परचेज अकाउंट डेबिट, जो भी तारीख दी हुई रहेगी क्वेश्चन में वो लिख लेने का। 25 क्या जर्नल एंट्री होंगी बेटा इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू आलिया अकाउंट। अमाउंट कितना था, डेबिट का डेबिट में लिखने का 15,000, क्रेडिट में डैश, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखने का 15,000, डेबिट में डैश। सर इसके नीचे भी लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता सर, इसके नीचे लिखना पड़ता है नैरेशन। नैरेशन की शुरुआत होती है बीइंग से। क्या लिखेंगे, क्या किया है ट्रांजेक्शन में अपन ने ऊपर, सर यहाँ पे अपन ने किया है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आलिया ऑन क्रेडिट, हो गया नैरेशन, सिंपल। आया समझ में, यस। तो ये परचेज के 3 कॉम्बिनेशन हो गए। चौथी पॉसिबिलिटी परचेज में एक और है, अपन देखते हैं फिर बाद में। परचेज में बस इतनी 4 पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगी। अब देखो पहले वाले पॉसिबिलिटी में क्या हुआ था, हमने क्या परचेज, देखो परचेज तो चारों भी चीज़ों में अपन यहाँ ऑब्वियसली परचेज की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, तो चारों में परचेज ही कर रहे हैं। दूसरे अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो चेंज होता है। देखो आप ध्यान से देखो, अपन परचेज का देख रहे बेटा, तो एक अकाउंट का परचेज ही है ना हमेशा। चौथे में भी परचेज ही रहेगा, परचेज की तो टाइप देख रहे, परचेज की तो कॉम्बिनेशन, परचेज की पॉसिबिलिटी देख रहे, तो एक तो परचेज ही रहेगा, दूसरा क्या हो सकता है वो देख रहे। तो पहले इसमें क्या था, परचेज किया बदले में कैश दिया। दूसरे इसमें क्या हुआ, परचेज किया बदले में बैंक से पेमेंट दिया। तीसरे में क्या हुआ, परचेज किया और पैसे दिया ही नहीं, उधारी में लेके आ गए। अब चौथा क्या रहेगा इसका, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बोले तो कुछ पैसे हमने बैंक से दिए, कुछ पैसे हमने कैश में दिए, कुछ हो सकता उधारी है। रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता, रियल लाइफ में आप कुछ खरीद के ला रहे, थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते, थोड़े बहुत उधारी रहते। तो कॉम्बिनेशन, ये तीनों का कॉम्बो, ठीक है। ये समझने की कोशिश करो, ये समझ गया तो आपका परचेज होगा पूरा खत्म। देखो गुड्स परचेज फ्रॉम जन्नत वर्थ 60,000 and paid cash 20,000 and paid through check 15,000। ऐसा देगा, ये ट्रांजेक्शन देगा। अब इसमें अपने को आइडेंटिफाई करना है कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, इसमें ढेर सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व है। बताओ फटाफट कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। देखो एक तो सर गुड्स परचेज, मतलब कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है सर, परचेज। दूसरा अपन ने देखो क्या बोला बेटा, पेड कैश, तो मतलब हमने कैश दी होंगी तो कैश इन्वॉल्व है। देन पेड थ्रू चेक, चेक मतलब बैंक अकाउंट इन्वॉल्व, बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, ठीक है। और इसमें एक चौथी चीज इन्वॉल्व है बेटा, जन्नत, नाम भी आएगा। नाम क्यों आएगा, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बेटा परचेज कितने का किया हुआ है, 60,000। वर्थ मतलब वैल्यू, कितनी वैल्यू का गुड्स परचेज किया, 60,000। तो पेमेंट कितना किया उसको देखो, 20,000 कैश में दिया, 15,000 बैंक से दिया, यानी टोटल पेमेंट किया अपन ने उसको सिर्फ 35,000। यानी अभी भी कितना देना बाकी, अभी भी 25,000 रुपये देना बाकी है। ऐसे व्यक्ति जिनको उधारी में खरीद के ला देना बाकी, मतलब 25,000 की उधारी अभी भी, तो उधारी की जगह पे अपन क्या लिखते हैं बेटा, उसका नाम लिखते हैं ना, इसलिए उसका नाम भी आएगा, ठीक है। तो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए सर, सर देखो अकाउंट्स इन्वॉल्व है परचेज, देन कैश, देन बैंक और चौथा जन्नत। ये 4 अकाउंट्स इन्वॉल्व है सर इसमें, ओके। अब दूसरी स्टेप रहती है हमारी, आइडेंटिफाई करो ये एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है। यस सर, ठीक है, करो फिर फटाफट आइडेंटिफाई। परचेज क्या रहता है सर, परचेज हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस रहता है, ओके। कैश, कैश क्या रहता है सर, कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट रहता है, वेरी गुड। बैंक क्या रहता है सर, बैंक भी हमारे बिजनेस के लिए एसेट रहता है। जन्नत क्या है, थोड़ा ध्यान से सोचो,
परचेज किया, हमने परचेज किया उससे गुड्स 60,000 के, 35,000 तो पैसा दे दिया, 25,000 अभी भी देना बाकी है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनसे अपन ने खरीद के लाया और उनको पेमेंट करना बाकी है, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिटर्स। तो जन्नत हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स को भविष्य में पैसा देना पड़ता, जिसको भी फ्यूचर में पैसा देना पड़ता वो क्या रहता है, लायबिलिटी। तो इसलिए जन्नत हमारे लिए लायबिलिटी हो गई है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है बेटा, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा। अब बताओ, परचेस कर रहे हैं, परचेस करने से सर एक्सपेंस बढ़ता है। कैश नाम का एसेट कम होगा बढ़ेगा, बताओ। देखो हमने परचेस किया और 20,000 उसको कैश दी, तो बिजनेस से कैश 20,000 दी, बिजनेस से कैश 20,000 चली गई, तो बिजनेस में कैश कम हो गई, एसेट कम हो गया। ये समझा, यस सर। देन बैंक से पेमेंट किया, अपन ने चेक दिया तो अपने बैंक के खाते में से पैसा कटेगा, तो बैंक बैलेंस भी हमारा कम होगा। ठीक है, तो बैंक बैलेंस भी सर कम होगा। अब आखिरी वाला बताओ, जन्नत नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको। तो जब भी नाम में कंफ्यूजन आएगा आपको, जब भी नाम है तो बढ़ रहा है कम हो रहा, बाकी तो इजीली समझ में आ जाता है कि परचेस करने से खर्चा बढ़ेगा, कैश में पैसे दे रहे तो कैश कम होगा, बैंक से पैसे दे रहे तो बैंक कम होगा। ये तो ईजी। दिक्कत सिर्फ नाम में आती है कि नाम में समझ में नहीं आता ना, जन्नत कम हो रही बढ़ रही है क्या है। तो जब नाम में समझ में नहीं आता, तो जब नाम में आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किलात जा रही है, तो एक चीज़ करने का मैंने आपको पहले बताया, क्या आपने ये करने का कि ये सोचने का कि अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं होता था, ये ट्रांजेक्शन की पहले की पोजीशन क्या थी। यदि मैं जन्नत से कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं करता था तो जन्नत को कितना रुपया देना था, 0। अरे कुछ नहीं किया तो 0। अब ये ट्रांजेक्शन कर लिया, अब कितना देना है आइडेंटिफाई करो। देखो 60,000 खरीदा था, 35,000 दे दिया था, तो अभी भी कितना देना बाकी है, 25,000 देना बाकी है। और ये बिफोर ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन हुआ उसके पहले कितना देना था, कुछ भी नहीं, 0 था ना, कुछ लेन देन ही नहीं था। तो जन्नत को पहले देना था 0, ये ट्रांजेक्शन के बाद देना है 25,000। तो ये ट्रांजेक्शन के वजह से क्या हुआ, जन्नत नाम की लायबिलिटी 0 से बढ़ करके हो गई 25,000। मतलब लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। ठीक है, समझा। जब भी नाम में कंफ्यूजन हो रहा, बड़ा या कम हुआ, ऐसा सोचने का। ये ट्रांजेक्शन नहीं होता था तो ये ट्रांजेक्शन के पहले कितना उसको लेना देना था, और जब ये ट्रांजेक्शन होगा तो इसके बाद क्या पोजीशन है, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो परचेज यदि बढ़ता है तो कहाँ लिखूँ, डेबिट या क्रेडिट। सर परचेज बढ़ता तो लिखना पड़ता डेबिट में। देन एसेट कम होता है, एसेट कम हो रहा तो कहाँ लिखना पड़ता, सर एसेट कम हो रहा तो लिखना पड़ता है क्रेडिट में। स्टार्टिंग में मैं तो डायरेक्ट बोलते रहा, आपको यदि दिक्कत जा रही तो आपने वो पेज लिख के रखने का सामने, एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा, वो वाला डब्बा उसमें से देख के आपने लिखने का। ठीक है, लेकिन 1-2 दिन में आपको पूरा याद हो जाना चाहिए, लिख के देखो उसको। हर बार थोड़ी ना पीछे जा के देखते बैठेंगे। ये है एसेट कम हो रहा, अगेन एसेट कम हो रहा, एसेट कम हो रहा तो इसको भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। देन लायबिलिटी बढ़ रही, लायबिलिटी बढ़ रही तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। देखो ध्यान से देखो बेटा जी, ये तीनों चीज़ें क्रेडिट में लिखनी है और ये अकेली चीज़ डेबिट में लिखनी। ठीक है, तो मैंने पहले बोला ऐसा जरूरी नहीं एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं। कितने भी अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, कितने भी क्रेडिट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना कि जितना डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिखा उतना ही अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में जाना चाहिए। ठीक है, हाँ बेटा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी, सर जर्नल एंट्री तो ये होंगी कि परचेज को लिखेंगे डेबिट के कॉलम में, बाकी सारा टू कैश, टू बैंक, टू जन्नत, ये तीनों को क्रेडिट करना है। सर इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू जन्नत अकाउंट। सिर्फ परचेज को करना है डेबिट, बाकी सारे को क्रेडिट। अमाउंट क्या आएंगे, अब ये ध्यान से देखो। परचेज कितने का किया बेटा, सर परचेज तो पूरा 60,000 का किया ना, परचेज कितने वैल्यू का किया, 60,000। तो परचेज के सामने मैंने अमाउंट लिखना चाहिए 60,000। ठीक है, अब कैश, टू कैश मतलब कैश कम हुई, कैश कितने से कम हुई, कितनी कैश दी, देखो कैश पेड कितनी है 20,000। तो कैश के सामने कितनी अमाउंट लिखूंगा बेटा, मैं कैश के सामने लिखूंगा मैं 20,000। ठीक है, बैंक से कितना पेमेंट गया, देखो सर बैंक से पेमेंट गया 15,000, तो बैंक के सामने मैं लिखूंगा बेटा 15,000, इसको कैश एट बैंक में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जन्नत को कितना देना बाकी यहीं से समझ में आएगा आपको। देखो 60,000 के गुड्स खरीदे, उसमें से 20,000 और 15,000 दे दिए, यानी टोटल मैंने 20 और 15 35,000 दे दिए। यानी अभी भी कितना देना बाकी है, सर अभी भी 25,000 देना बाकी है, तो जन्नत के सामने लिखेंगे 25,000। ठीक है, तो आपने ये चेक कर लेना कि डेबिट में जितना गया उतना ही क्रेडिट में जाना चाहिए। तीनों की टोटल 60,000 होना चाहिए, ताकि 60,000 डेबिट में गया और 60,000 ही पूरा मिला के क्रेडिट में गया। ठीक है, बस ये जनरल है, लिख दो अपने फॉर्मेट में, सिंपल।
हाँ, तारीख जो भी दी हुई रहेगी क्वेश्चन में उस हिसाब से आपको तारीख लिख देना, और हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी उसको अच्छे से आपने इधर लिख लेंगे। ठीक है, हाँ बेटा जी, क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट के लिए डीआर लिखना जरूरी है। देन क्या था, टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू जन्नत अकाउंट। अमाउंट क्या थी सर? परचेज किया था 60,000 का, तो डेबिट है तो डेबिट के कॉलम में लिखा 60,000, क्रेडिट में कुछ नहीं। और ये तीनों टू टू है, मतलब ये तीनों क्रेडिट में थे, डेबिट में कुछ नहीं आएगा, तीनों की अमाउंट डेबिट में आएगी। कैश के सामने कैश की अमाउंट, कैश कितनी दी बेटा? 20,000। बैंक के सामने बैंक की अमाउंट, बैंक से कितना पेमेंट दिया? 15,000। और जन्नत के सामने जन्नत का अमाउंट कितना देना बाकी अभी भी? 25,000। देखो, डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल में सेम अमाउंट जाना चाहिए, समझा? यस सर। तो बेटा ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। एक थोड़ा बहुत डिस्काउंट का रहता है वो अपन बाद में देखेंगे। तो बेसिक आपका परचेज में यही चीज़ें आएगी। ठीक है, यस सर। अब बेटा लास्ट में क्या करना पड़ता है सर? लास्ट में करना पड़ता है टोटल। करो फिर आगे क्या करेंगे लास्ट में? टोटल कितनी आ रही टोटल? देखो, दोनों की टोटल डेबिट के कॉलम के अलग से करना, क्रेडिट के अलग से करना, लेकिन दोनों की टोटल सेम आनी चाहिए, क्योंकि जितना डेबिट में लिखते हैं उतना ही क्रेडिट में लिखते हैं। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। टोटल कितनी आ रही? देखो, 20,000 प्लस 10,000 30, 30 और 15 45, 45,000 और 60,000 1,05,000। टोटल आ रही है 1,05,000। इधर की भी उतनी ही आनी चाहिए, 20 और 10 30 और 15 45, 45 और 60 1,05,000। ठीक है, यस सर। इस प्रकार से अपने को ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। अभी अपन ने परचेज की जर्नल एंट्री देखी, ऐसे धीरे धीरे सारे ट्रांजेक्शन की देखेंगे, सेल की कैसे होंगी, एक्सपेंस की कैसे होंगी, ऐसे अपन सारे अलग अलग हेड्स का थोड़े थोड़े एग्जांपल्स लेके सारी जर्नल एंट्रीज को देखेंगे। ठीक है, एक मिनट, लेट मी चेक वेदर रिकॉर्डिंग इज प्रॉपर और नॉट। ओके, समझ में आएगा बेटा? यस सर। देखो, स्टार्टिंग में आपको पूरा लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक काम करो आप लिख ही लो बेटा। मैंने आपको बोला नोट में लिखे हुआ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक काम करो आप लिख ही लो, आपकी क्या होगा उतनी प्रैक्टिस होगी, है ना? तो आप क्या लिखेंगे इसको? आप लगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 करके लिख लो। परचेज के अलग अलग कॉम्बिनेशन इसी तरीके से लिखो, एग्जैक्ट जैसा मैंने लिखा, ताकि आपको ध्यान में रहेगा वहाँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इतनी पूरी मेहनत करनी पड़ती, परचेज लिखो, एक्सपेंस इनकम लिखो, बढ़ रहा कम हो रहा डेबिट हो रहा, तो धीरे धीरे अपनी लेवल ऐसी पहुंच जाएगी कि वो कुछ करने की जरूरत नहीं, अपन ट्रांजेक्शन देखेंगे और डायरेक्ट इधर जर्नल में एंट्री करेंगे। ये आपका मेन आंसर है बेटा। ठीक है, तो उधर वाला वर्किंग नोट में लिख सकते हैं यार, आप वर्क में कर सकते हैं, लेकिन अभी तो शुरू में फेयर में लिखो आप, कुछ नहीं होता। मैं बार बार बोल रहा, आपका जो नोट्स है, हमारी जो रजिस्टर है, आपको वैसा दिखने के लिए अच्छा दिखना चाहिए, बस ऐसा नहीं है, उसमें हर वो चीज़ होनी चाहिए जो आपके समझने के काम में आए। भले दिखने में थोड़ा ऊपर नीचे गंदा दिखा तो चलता है, लेकिन वो लिखे हुआ सब वहाँ पे होना चाहिए कि क्या क्या करना है। ये थोड़ा आपको ऐसा डायग्राम वगैरह थोड़ा लग सकता है ऐसा अजीब, लेकिन चलता। तो पहले आप ये लिख लो एग्जाम्पल्स, इसके चारों कॉम्बिनेशंस। इसको अभी आप ये वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो। ठीक है, यस सर, लिख लिया। अब बेटा इसको लिख लो, आपके मेन आंसर। आपको याद है क्या मैंने कल क्या बोला था? सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ता है? इन द बुक्स ऑफ। अब ठीक है, कोई नाम नहीं दिया, ठीक है, क्वेश्चन में जो भी नाम रहेंगे, मतलब जिसके भी बुक्स में अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका नाम, बिजनेस का नाम, वो व्यक्ति ओनर का नाम। ठीक है, फिर ये नीचे का पूरा अच्छे से टेबल बना के आपको लिखने का। तो जितना ज़्यादा आप लिखेंगे मेरे साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो जब हम डायरेक्टली मेन क्वेश्चन पे आएंगे तो आपका पहली बार नहीं रहेगा, इसलिए मैं पूरा आप लिखें, आपकी उतनी ही प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मेट बनाने की, जर्नल एंट्री पास करने की। ठीक है, लिख लिया बेटा? यस। और ये तो आपने लिखा ही होगा। ये इसको आप ऐसा कहीं भी बीच में मत लिखो, इसको ऐसा थोड़ा अलग से लिखो ताकि दिखे, इसको हाईलाइट करना ये चीज़ को, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये सारी स्टेप्स हैं हमारे जर्नल एंट्री पास करने की। ठीक है, यस सर। अभी अपन इसको यहीं पे एंड करते, ज़्यादा इसको हेवी नहीं करते। मैं पूरा करने की सोच रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लंबा, मतलब वो
2-3 घंटे का लेक्चर हो जाता था, तो ठीक है अपन टुकड़ों में लेंगे, कोई बात नहीं। सिर्फ आपने याद रखना, भूलना मत ये चीज़ें। मुझे ये लग रहा था आप थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे तो एक साथ हो जाएंगे चलता, लेकिन वो एक साथ हो नहीं रहा, बहुत ही लंबा जाएगा, तो हम ऐसा टुकड़ों में ही देखेंगे। ठीक है सर। तो परचेज की जर्नल एंट्री आपको समझ में आई? यस सर। ओके बेटा, अब आगे ऐसे एक एक करके हम लोग एक एक एग्जाम्पल ले लेके सारे जर्नल एंट्रीज देखेंगे, है ना। परचेज के बाद में अपन देखेंगे सेल की जर्नल एंट्री, देन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री, देन इनकम की, फिर ऐसे करते करते सारे जर्नल एंट्री देख लेंगे। ओके, यस, ओके बेटा, ठीक है। इनफ फॉर टुडे, बाय बाय।